नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी अगर आप देखने आ चुके हैं तो आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो दरोगा की वैकेंसी है, ठीक है? तो 1991 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन्स यानी 1991 से लेके 2021 तक यूपी दरोगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन्स की ये सीरीज़ है जिसमें अभी तक मैं जो पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, वो करवा चुका हूँ और इतिहास के मैं लगभग 4 वीडियोज़ कर चुका हूँ, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डेफ़िनेटली जाके उनको देखिएगा जाके। इससे क्या होगा आपके आपके थोड़े थॉट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो एग्ज़ामिनर किस तरीके से पूछना चाहता है, किस तरीके से पूछे गए हैं। दूसरा ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी मतलब कह सकते हैं आप 40% तक आपके हर एग्ज़ाम में सेम उसी तरीके से रिपीट हो जाते हैं। तो यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाते, फिर भी मान लीजिए अगर 100 में से 40 क्वेश्चन आपके यही आ जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके लिए लाभदायक होने वाला है, ठीक है? तो उसी संदर्भ में ये आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, क्योंकि आप सभी को पता है इतिहास के बाद में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो आप सभी को पता ही है पॉलिटी के क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? पॉलिटी के बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं और इतिहास के बाद में अगर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स की जो परसेंटेज है या वेटेज है, वो रखने वाला जो पॉइंट है या वो रखने वाला जो वो कह सकते हैं कि जो विषय है या जो भी कह सकते हैं आप इसको, तो वो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था से भी आपके एक लंबे चौड़े और कह सकते हैं कि एक अच्छी संख्या में क्वेश्चन्स हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसी संदर्भ में इस सीरीज़ में या कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन्स थे, वो करने वाले हैं। हो सकता है इसके मुझे 2 वीडियोज़ बनाने पड़ें क्योंकि जो अर्थव्यवस्था वाला जो चैप्टर है यानी कि जो ये चैप्टर है ये कई बार बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, तो हो सकता है इसमें मुझे एक-एक क्वेश्चन्स को 2-2 बार बोल के समझाना पड़े, ठीक है? इस वजह से इसके वीडियो भी 2 हो सकते हैं, बाकी मैं कोशिश करूँगा एक में कंप्लीट करवाने की, ठीक है? तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या कहलाता है? अन्य आय के रूप में माना जाता है, कर मुक्त होता है, कर अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है और चौथा कर योग्य होता है। देखिए, आपका व्यवसाय किसी भी तरीके का हो, कैसा भी हो, वैध हो, अवैध हो, कुछ भी हो, कुल मिला के उसको अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको उस पैसे पे टैक्स देना होता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स योग्य होता है, ठीक है? चाहे आपका व्यवसाय योग्य हो, चाहे अयोग्य हो, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 21 नवंबर 2021 को जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो 3rd शिफ्ट हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन सीधा-सीधा पूछा गया है, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति लक्षीकरण कौन-सा संगठन करता है? व्हिच ऑर्गनाइजेशन डज़ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया? रिज़र्व बैंक यानी इंडियन जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो, वित्त आयोग, नीति आयोग या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड? तो भारत में जो मुद्रास्फीति लक्षीकरण होता है वो करता है भारतीय रिज़र्व बैंक, ठीक है? इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति लक्षीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रास्फीति लक्षीकरण का अर्थ मूल रूप से मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर लक्षित स्तर पर लाना है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने में से दीर्घकालिक आर्थिक विकास सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। अगर वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तु की आपूर्ति घटेगी और इस तरीके से वस्तु की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी। इसको ही बोला जाता है मुद्रास्फीति, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन विकास, सतत विकास, संसाधन विकास, संसाधन संरक्षण। आप बताइए इसको क्या कहेंगे? बाकी इसको बेसिकली बोला जाता है यानी कि संसाधनों का उपयोग करने की इस आवश्यकता आवश्यकता और उसको भविष्य के लिए संरक्षित करना, इसको बोला जाता है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास और भारत में सतत विकास के जो आयाम हैं, उनको 17 आयाम निर्धारित किए गए थे, ठीक है? आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे उसका जो जिस ईयर में जिस कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में चाहे अगर यूपी मोस्टली इसमें सारे आपको यूपी दरोगा के ही एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, पर फिर भी अगर एक आधा आपका यूपी कांस्टेबल का भी होगा, तो उसके सामने भी लिखा हुआ होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल और उस किस डेट को जो एग्ज़ाम हुआ था ये आप देख सकते हैं। 22 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी,
उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में व्यापार नीति और कार्यप्रणाली की 7वीं समीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो बेसिकली भारत में व्यापार नीति और कार्यप्रणाली की 7वीं समीक्षा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनवरी 2021 में की गई थी। ठीक है, और व्यापार नीति समीक्षा टीपीआर विश्व व्यापार संगठन की निगरानी प्रणाली है और इसके तहत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, और जिसमें सदस्य देशों के व्यापार और संबंधित नीतियों का विश्व व्यापार संगठन द्वारा जांच की जाती है। ठीक, कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि ये चूंकि 2021 में एग्जाम हुआ था, इस वजह से इसने 2021 का पूछा था, लेकिन आपका जिस समय भी एग्जाम होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में सूक्ष्म सिंचाई कोष को डॉट 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 के तहत स्थापित किया गया था। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो कि सूक्ष्म सिंचाई कोष है, इसको किस संस्था के तहत स्थापित किया गया था? आपकी संस्था का नाम हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, बेसिकली राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, इसी को शॉर्ट में नाबार्ड बोला जाता है। इसका फुल नेम भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राइफेड भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ, इसका फुल नेम हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन 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 महासंघ लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली भारत में जो सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई कोष है, इसे भारतीय जो नाबार्ड है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसके तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा 2021 में ही चूंकि इसको स्थापित किया गया था अराउंड। ठीक है, तो ये यूपीएससी 2021 में फर्स्ट जो हुई थी 22 नवंबर 2021 को, उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ की आरंभिक राशि से सूक्ष्म सिंचाई कोष तथा बनाया गया था। इसमें 2,000 करोड़ रुपए 2018-19 और 3,000 करोड़ रुपए 2019-20 के दौरान खर्च किए जाने प्रस्तावित थे। 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित कर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 को। यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, यह एक सांविधिक निकाय है। इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया है। यह मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित संस्था है, जो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अगला क्वेश्चन, समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका बेसिकली हो जाएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, समावेशी इंटरनेट सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और यह सूचकांक एक निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए जितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है, उसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को वे सूचनाएं प्रदान करना है, जिसकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित 4 आधारों पर विभिन्न देशों का आकलन करता है: सुलभता, कम खर्च में उपलब्धता, प्रासंगिकता और तत् तत्परता। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, वहीं बुरुंडी अंतिम स्थान पर रहा। भारत को थाईलैंड के साथ 49वें स्थान पर रखा गया था, क्योंकि ये 2021 का मामला है। ठीक है, चूंकि यदि आपका एग्जाम 2025 में होता है तो आप 2025 का देख के जाइएगा, 2026 में अगर एग्जाम होता है तो आप 2026 का देख के जाइएगा। ठीक है, चूंकि ये करंट से रिलेटेड भी पॉइंट्स हो सकता है, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से मतलब जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाह रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास विकास सूचकांक एक संकेतक है? आजीविका के अवसर, गरीबी अनुपात,
जन्म के समय अनुमानित जीवन काल, और डी पॉइंट आपका हो जाएगा पर्यावरण की स्थिति। ये बेसिकली आपका हो जाएगा जन्म के समय अनुमानित जीवन काल, यानी मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक जो है, देखिए गरीबी अनुपात तो मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। अगला आजीविका के अवसर, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण की स्थिति का और मानव विकास का मतलब इनडायरेक्टली तो कनेक्शन है पर डायरेक्टली नहीं है। परंतु जन्म के समय जो अनुमानित जीवन काल है वो इसका डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक संकेतक हो जाएगा। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, द्वारा दिया गया था। प्रथम मानव विकास सूचकांक सन 1990 में जारी किया गया था। ठीक है, और इसे प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 3 प्रमुख संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। सूचकांक की गणना के प्रमुख संकेतक जीवन प्रत्याशा यानी जन्म के समय अनुपातिक जीवन काल, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 3 इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। यूएनडीपी द्वारा सन 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का 132वां स्थान है। ठीक है, लेकिन आप जिस समय एग्जाम देने जाएंगे उस समय का आप इसको ध्यान रखेंगे कि आपका किस समय एग्जाम हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, किस बेसिकली ईयर को हो रहा है। ठीक है, अगर आपका 2026 में होगा तब भी आपको 2025 का ध्यान रखना है, और 2025 में हो रहा है तब भी आपको 2025 का तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है, अगला पॉइंट, सॉरी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है? ठीक है, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, दूसरा विदेशी योगदान अधिनियम, तीसरा प्रतिभूति और विनिमय योगदान अधिनियम, और चौथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये जो फेमा होता है, यही बेसिकली भारत के बाहर रह रहे व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निर्गम के लिए विनिमय प्रदान करता है। फेमा की स्थापना 1999 में हुई थी, और ये जो प्रभावी हुआ था 1 जून सन 2000 से प्रभावी हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सेम वही था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई व्यक्ति संवर्ध वित्तीय वर्ष में डॉट 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 दिनों तक या उससे अधिक दिनों तक के लिए भारत में रहता है या रहती है, ठीक है, तो उसे एक निवासी माना जाएगा। यानी कुल मिला के ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर इतने लगभग वित्तीय मतलब एक वित्तीय वर्ष में इतने दिनों तक यदि भारत में रहता है तो उसे एक निवासी माना जाता है। और ये यूपीएससी 2021 के सेम सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली इसमें हो जाएगा 183 डे। भारत में निवासी व्यक्ति को फेमा 1999 की धारा 25 में परिभाषित किया गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर संबद्ध वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत में पंजीकृत या निगमित कोई भी व्यक्ति या निकाय कॉर्पोरेट भारत में कार्यालय शाखा या एजेंसी जो भारत के बाहरी निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा भारत के बाहर एक कार्यालय शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के स्थायी निवासी के पास है। भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की जांच पर आयकर लगने से पूर्व उसके निवास स्थिति की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अवसंरचनात्मक संरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज इतने तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 करोड़ तक के लिए। ठीक, और इसकी जो अवधि है वो बेसिकली 2020 से 2029 तक निर्धारित की गई है। आगे चलते हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ तक की सीमा तक के ऋणों के लिए कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान देना होगा? तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 3% तक। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? यानी प्राकृतिक वस्तुओं की अगर बात की जाए, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राकृतिक वस्तुएं जो होती हैं वो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर प्राथमिक क्षेत्र। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 14 नवंबर 2021 की जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें यूपी दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें सेम सेम पूछा गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्व विभाग के कार्य कौन से नहीं है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई सेवाएं,
और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो बेसिकली कौन से कानून राजस्व विभाग के नहीं है? देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये तो सीधा-सीधा राजस्व विभाग का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये पुलिस प्रशासन का काम है, ठीक है? और राजस्व विभाग का बेसिकली जो काम है वो बेसिकली जो कलेक्शन करना होता है, यानी टैक्स टैक्स का कलेक्शंस करना होता है, वो होता है। तो इसमें जो ई सेवाएँ हैं ये भी राजस्व का काम नहीं रहेगा, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये पंचायती राज जो विभाग है उसके काम होते हैं, ठीक है? अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करी जाए कि राजस्व विभाग के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्व विभाग के जो कार्य पहला हो जाएगा, प्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रह के संबंधित सभी मामले, यानी ये भी करों से संबंधित हो जाएगा। दूसरा अप्रत्यक्ष करों, ये भी टैक्स से ही संबंधित है। तीसरा आपराधिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जो जाँच है, वो इसका कह सकते हैं कि एक हिस्सा होता है। और चौथा व्यापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम एवं मुकाबला आदि, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ई सेवाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये आप देख सकते हैं ये इसका काम नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस विभाग का काम है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ई सेवाएं ये बेसिकली पंचायती राज विभाग का काम है, ठीक है? आगे चलते हैं। भारत में प्रथम निर्यातक प्रसंस्करण क्षेत्र कौन-सा है? भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन-सा है? ये आपका बेसिकली हो जाएगा कांडला बंदरगाह, जो कि वर्तमान में या कह सकते हैं कि गुजरात में स्थित है। ठीक है? गुजरात का कांडला पोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर बात करते हैं इसके आगे की, तो भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला बंदरगाह है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय का है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल ये दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ये थोड़ा पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी रिसेंटली ही शायद यूपी पैट के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में सीधा-सीधा पूछा गया था कि बताइए कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया था? सीधा सेम यही क्वेश्चन आया था। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूँ की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? इसके अगर हम उसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन की, यानी कि तो पहला हो जाएगा जीएम बीज, पारंपरिक बीज, एच-वाई-वी बीज और किक नो बीज। तो बेसिकली आप सभी को पता ही है कि जो हमारे हरित क्रांति में हैवी जो वो हुआ था, हैवी यील्ड वैराइटीज उनका प्रयोग किया गया था। तो एच-वाई-वी सीड्स जो है उनका प्रयोग हो गया और होगा। और भारत में जो हरित क्रांति है उसके अगर जनक की बात करी जाए तो एम एस स्वामीनाथन इसके जनक थे। और हरित क्रांति लगभग 1966 से 67 के बीच में जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान लागू की गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे लिखा भी कहीं होगा। हाँ, ये देखिए, भारत में हरित क्रांति के जो जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। वहीं अगर विश्व हरित क्रांति की बात करी जाए तो विश्व हरित क्रांति के जो जनक हैं वो बेसिकली नॉर्मन नॉर्मन डी बोरलॉग हो जाएँगे। ठीक है? इसको आप सेव कर लीजिए अपने माइंड में, और अपने जहाँ पे भी आप लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, ठीक है? और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड ने किया था। और भारत में गेहूँ की खेती से हरित क्रांति को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि में गेहूँ और चावल के उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको माइंड में सेव कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? ठीक है? आपका ऑप्शन है महँगाई भत्ता, लंच भत्ता, ओवरटाइम भत्ता या नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। जो कर मुक्त अनुलाभ है वो आपको हो जाएगा ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर, ठीक है? इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कर मुक्त अनुलाभ का आशय नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान की गई ऐसी सुविधाओं से है जिनके मूल्य को कर्मचारी के कर योग्य वेतन की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता है। नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधा, नाश्ते की सुविधा, टेलीफोन सुविधा इत्यादि का कर मुक्त अनुलाभ के उदाहरण है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, किस देश में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह का योगदान किया था? किस देश ने? पहला ऑप्शन मॉरिशस, अमेरिका, यूके और सिंगापुर। वो आपका हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ने वित्तीय वर्ष 1920 के दौरान 2019-20 के दौरान भारत के
अधिकतम एफडीआई अंतर्भाग में योगदान किया था। भारत को एफडीआई के माध्यम से 74.39 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे, जिसमें लगभग 50 बिलियन डॉलर इक्विटी निवेश के रूप में आए थे। सभी निवेशों की लगभग एक तिहाई सिंगापुर ने निवेश किया था, जिसके बाद 23% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका और 9% हिस्सेदारी के साथ मॉरिशस का स्थान था। 2021-22 के लिए भारत में ने 84,835 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्राप्त किया था, जिसमें सिंगापुर 27%, यूएसए 17.97% ने अधिकतम एफडीआई अंतर्भाग में योगदान दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? तो भारत में विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश है, इसके कितने मार्ग उपलब्ध हो जाएंगे? चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। 5, 2, 8, 10। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके जो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक स्वचालित मार्ग, दूसरा सरकारी मार्ग, यानी कि एक जो प्राइवेट सेक्टर रहता है उसके थ्रू, दूसरा जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके आते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश जो होगा कि निवासी किसी अन्य देश में एक फर्म के उत्पादन, वितरण और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने में के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। भारत में एफडीआई संबंधी दो मार्ग हैं। स्वचालित मार्ग, जिसमें विदेशी इकाई को सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुदान की आवश्यकता नहीं होती, और दूसरा आपका हो जाएगा सरकारी मार्ग, जिसमें विदेशी इकाई को सरकार की स्वीकृति लेनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 का जो अधिनियम आया था 1935 में, ठीक है, उसके तहत की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिंटन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तथा आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे इस बात को। एक तो 1935 में और अधिनियम हमारा था 1934, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और आरबीआई 1 रुपए को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है, जबकि 1 रुपए पर जो भारत के जो वो होते हैं वित्त सचिव, उनके हस्ताक्षर होते हैं, और बकाया सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर जो होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न ए स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। और वर्तमान, यानी कि ये 2021 की बात है, 2021 में शक्तिकांत दास जी थे, वो गवर्नर थे। लेकिन वर्तमान में आप कमेंट करके बताइएगा 2025 में कौन आरबीआई का गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? वो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सिंपल सी बात भारतीय जो रिजर्व बैंक है वही कंट्रोल करेगी, और इसका जो अधिनियम है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम सन 2000, इसके तहत ये कंट्रोल करती है, इसका अधिकार है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना बेसिकली 1982। ओके, भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 को की गई थी, और इसको बेसिकली हिंदी में निर्यात आयात बैंक भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयकर एक है, यानी कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं वो किस प्रकार का कर है? प्रोफेशनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? तो जो इनकम टैक्स है वो बेसिकली प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो किस प्रकार का टैक्स है। अगला क्वेश्चन, 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान को व्याप्ति के वर्तमान 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा? ये बेसिकली 2020-21 की बात कर रहा है, तो उस समय इसका लक्ष्य 70% कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो बेसिकली हो जाएंगे वो नरसिम्हा राव, और उस समय भारत के जो कह सकते हैं वित्त मंत्री थे वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह नीति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में लागू हुई थी, और ये नीति 1991 में आई थी। लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण
यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी को पता 1935 में, 1934 का जो अधिनियम आया था उसके तहत। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ये बताइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है। और ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, क्योंकि चाहे देखिए भारत के पड़ोसी जो देश हैं ये भी आपके आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है। ठीक है। या कह सकते हैं कि ग्रामीण बैंक, या जो कह सकते हैं ये अर्थव्यवस्था, ये भी आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा करंट अफेयर ये भी आपके सब्जेक्ट का हिस्सा है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके पड़ोसी देश से भी संबंधित हो सकता है, आपके भारत की भी इतिहास से भी संबंधित हो सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था से भी संबंधित हो सकता है, या भारत की जो कह सकते हैं एक बैंकिंग भी चैप्टर आपके इसका है तो उसका भी हिस्सा हो सकता है, या फिर करंट अफेयर भी आप मान लीजिए तो उसका भी हिस्सा हो सकता है। तो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? अमृत सेन, मोहम्मद यूनुस, नेत्रा सिंह, महबूब उल हक। ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। यूनुस, हाँ, ये वही यूनुस है जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का जो कह सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना बैठा है। और इसने शेख हसीना मतलब अमेरिका से के साथ में मिलके, अमेरिका की एफबीआई के साथ में मिलके अमेरिका की एफबीआई है अमेरिका की क्या है वो, सीआईए, हाँ, सीआईए के साथ मिलके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दंगे भड़काए और उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, 17 नवंबर, और 17 नवंबर को यहाँ पे एक इनका था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, उसने शेख हसीना जी को मृत्यु दंड की भी सजा सुना दी है। बाकी ये तो देखने वाला होगा कि भारत के साथ में अब आने वाला जो समय है बांग्लादेश का वो किस तरीके से चलता है, क्योंकि भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत इनको जो शेख हसीना जी हैं उनको समर्पित नहीं करेगा, यानी कि बांग्लादेश को नहीं देगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई थी। ठीक है, देख सकते हैं आप 1983 में। और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है, अब स्थित है। और भारत सरकार द्वारा सन 2000 में मोहम्मद यूनुस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देख रहे हैं आप, 2000 में हमसे गांधी शांति पुरस्कार ले रखा है, और 2025 आते आते हमारे साथ में जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि पड़ोसी है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि बताइए मोहम्मद यूनुस को भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया? तो गांधी शांति पुरस्कार कब दिया? सन 2000 में। ठीक है। इसने क्या मतलब कि इसने कौन सी बैंक की स्थापना की थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना की सन 1983 में। ठीक है। इसको कौन सा इंटरनेशनल पुरस्कार मिला? तो नोबेल शांति पीस पुरस्कार मिला है, जो कि अर्थशास्त्र के लिए मिला था इसको सन 2006 में। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मतलब 4 टाइम इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत देश की समाजवादी साख को कमजोर किया है? पंचवर्षीय योजनाओं ने, बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने, नई आर्थिक नीति ने, या फिर औद्योगिक नीति संकल्प ने? तो समाजवादी साख को जो कमजोर किया वो नई आर्थिक नीति ने किया है। ठीक है। यानी कि इसके तहत हमने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंपोर्ट किया था, और यह इसी नीति के तहत हमने इसको किया था। आगे चलते हैं। लचीली विनिमय दर प्रणाली के विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्व कथन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रय शक्ति समानता सिद्धांत। क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का उपयोग लचीली विनिमय दर प्रणाली के विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्वकथन करने के लिए किया जाता है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है और विनिमय दर को तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था जून सन 2000 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आर्थिक सुधारों और उदारीकरण परिदृश्य के प्रकाश में हेमा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 कहा जाता है। 1 जून सन 2000 को ये प्रभावी हुआ था। फेमा के केवल अधिकृत
फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन-देन करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य विदेशी व्यापार तथा भुगतान को आसान बनाना और विदेशी मुद्रा व्यापार या बाजार का अनुरक्षण और संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेट्स का पूर्ण रूप क्या है? GATS, गेट्स का मतलब फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस अनाउंसमेंट ऑन ट्रेड इन शिप, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड शिप्स, जनरल अनाउंसमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, गेट्स। आप ध्यान रखें, हो सकता है ये सेम यही क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी जो पैट हुआ था, पैट 2025, उसमें सेम यही क्वेश्चन शायद पूछा गया था, या हो सकता है नहीं, मतलब इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो गेट्स का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज है, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए समझौतों के से संबंधित व्यापार के संबंध में सामान्य समझौता गेट्स अस्तित्व में आया। गेट की शुरुआत 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। तो 32 क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को डॉट डॉट द्वारा की गई दरों पर लगाया जाता है। तो आयकर को बेसिकली लगाया जाता है प्रासंगिक वित्त अधिनियम की द्वारा दी गई दरों के आधार पर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है 2017 में भारतीय महिला बैंक का विलयन किस बैंक के साथ कर दिया गया? तो भारतीय महिला बैंक का जो कह सकते हैं कि इसको जो मर्ज कर दिया गया था, वो बेसिकली किया गया था भारतीय स्टेट बैंक के साथ में। ठीक है, 2017 में भारतीय बैंक का विलयन भारतीय महिला बैंक का विलयन भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के साथ में कर दिया गया था, और 20 मार्च 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय की घोषणा की गई थी 20 मार्च सन 2017 को। अगला क्वेश्चन, ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है? तो ये आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन 100%, 74%, 26% या 49%, यानी कि प्रत्यक्ष जो कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां हैं, वो जो कह सकते हैं कि जो रक्षा क्षेत्र में, यानी भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसकी उसमें कितने प्रतिशत तक निवेश कर सकती हैं? तो प्राइवेट कंपनियां कर सकती हैं 74% तक। ठीक है, इसमें पहले इसकी जो सीमा थी वो 49% थी, उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये आपकी 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली सेबी की बात कर रहा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ठीक है, और यह एक वैधानिक निकाय है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और नई दिल्ली में, कलकत्ता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसकी कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में हितों के निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं नियमित करना है। वर्तमान में सेबी की जो अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच, ये 2021 की थी, फिलहाल इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में कमेंट करके आप बताइएगा कि वर्तमान में जो सेबी के जो कह सकते हैं कि डायरेक्टर हैं, सेबी की चीफ है, वो कौन है? अगला क्वेश्चन, एफबीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफबीसीआई का फुल फॉर्म आपके ऑप्शन है, फॉरेन वेटरन कॉर्पोरेटर इन्वेस्टर, फॉरेन वॉल्यूमिनस कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, फॉरेन वेंटेज कैपिटल इन्वेस्टर और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। आपका एफबीसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक के सभी अंश धारकों के पास एक समान प्रासंगिक अभिधान शेयर होता है? एशियाई बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें बेसिकली जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी,
इसी के पास में कह सकते हैं कि सबके पास में एक प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है, एक समान होता है, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुपक्षीय बैंक के सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 के भी एग्जाम में आया होगा, देख सकते हैं आप। और एनडीबी की जो स्थापना 2014 में हुई थी, मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिक्स के जो 5 देश थे वो उनको आप कमेंट करके बताइएगा। ब्रिक्स के करंट में कितने देश हैं, और जो ब्रिक्स स्थापित करने वाले जो बेस देश हैं 5, वो कौन कौन से हैं, ठीक है? एशियाई बैंक, इसकी स्थापना 1966 में दक्षिण एशियाई या सॉरी एशियाई देशों के विकास के लिए की गई थी। सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि आरबीआई की। और इसका मुख्यालय इसका मुंबई में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है, ठीक। 2014 में एनडीबी की जो स्थापना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी संघाई में हुई थी, ठीक है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना AIIB इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी 2016 से इसका प्रचालन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय भी बीजिंग में स्थित है। और 2015 से ये कंटिन्यू कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई थी। 16 में इसने अपना कह सकते हैं कार्य स्टार्ट किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? ये आपका हो जाएगा व्यापार एवं विकास पर संयुक्त सम्मेलन, ठीक है। ऑप्शन डी। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और और वार्षिक रिपोर्ट, अल्प विकसित देशों की रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, और वस्तु एवं विकास रिपोर्ट, ये लगभग 6 प्रकार की रिपोर्ट है ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को कहा जाता है? लाभ, आय, भत्ता, अनुलाभ। तो ये बेसिकली आपको मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा अनुलाभ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप वर्तमान में हम कह सकते हैं कि अगर आप सरकारी विभाग में, आप मान लीजिए जैसे कि मेरा ही है, मैं अगर बताता हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर के अलावा अगर मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, हालांकि ये एक प्राइवेट संस्था है, पर फिर भी अगर इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर विधायकी लड़ रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान में सीधा सीधा प्रावधान है, आप लाभ के पद पर नहीं रह सकते हो, ठीक है। बेसिकली वहां पे लाभ बोला जाता है, पर बेसिकली उसका जो अर्थ होता है वो अनुलाभ ही होता है, ठीक है। कि आप या तो सब इंस्पेक्टर ही रहे, या फिर आप विधायकी लड़ने। अगर विधायकी आपको लड़नी है तो पहले आपको सब इंस्पेक्टर के पद से रिजाइन देना पड़ेगा, तब आप विधायकी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको बेसिकली बोला जाता है अनुलाभ। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका हो जाएगा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, और ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप देख लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी, सेबी की, ठीक। ऑप्शन सी। इसके अगर देखें तो सेबी की जो इसकी स्थापना 1992 को हुई थी, और अप्रैल 1988 को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी व्यापार के नियामक के रूप में किया था। सेबी 1992 के माध्यम से इसे एक स्वायत्त निकाय माना गया है, और वैधानिक शक्तियां प्राप्त की। सेबी बोर्ड के अध्यक्ष व कई अन्य पूर्णकालिक एवं आंशिक सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? देख लेते हैं हमारे ऑप्शन, क्योंकि इसका आंसर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप दे सकते हैं। परिवहन, दुग्धालय, जूते का कारखाना, या बैंक। तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आपका दुग्ध, जो डेयरी फार्म होता है वो बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि सिंपल सी बात है, दूध परिवहन आपका होगा नहीं, क्योंकि ये सेवाओं में आ जाता है। सेवाएं कहती हैं द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। सॉरी, सेवाएं आ जाएंगी आपके तृतीय क्षेत्र में, थर्ड में, ठीक है। जूते का कारखाना, ये आपका ये भी प्राथमिक नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, ये आपका हो जाएगा सेकंड में। और बैंक, ये भी तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि ये सेवाएं हैं।
तो बचा क्या? दुग्धालय, यानी जो हम मिल्क वगैरह रहता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। भारत सीमांत मार्जिकल भारत में सीमांत मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में जो सीमांत कामगार होता है वो सिंपल सी बात है 12 महीने होते हैं। 12 महीने में किसी व्यक्ति को अगर 6 महीने तक काम मिल रहा है तो उसको बेसिकली बोला जाता है सीमांत कामगार, ठीक है, या सीमांत लेबर। ये बेसिकली जब आप जो बेरोजगारी पढ़ते हैं तब वहां पे आपको इसको समझ में आया होगा, अगर आपने बेरोजगारी जो टर्म है वो पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो बेसिकली एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों तक के लिए अगर किसी को काम मिलता है तो उसको ये सीमांत कामगार कहते हैं। और अधिकांश सीमांत श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों के जो भूमिहीन या खेतिहर जो मजदूर होते हैं उनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है राजकोषीय नीति, भुगतान संतुलन, आयात निर्यात नीति या फिर मौद्रिक नीति। तो इसको बोला जाता है बेसिकली फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आया होगा 14 नवंबर 2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, भारत में कौन सा मंत्रालय सरकारी कार्य के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? विदेश मंत्रालय, भारी औद्योग और सार्वजनिक मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा विद्युत मंत्रालय, और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो सिंपल सी बात है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों का प्रबंधन कौन करेगा? विदेश मंत्रालय तो करेगा नहीं, क्योंकि विदेश मंत्रालय को तो विदेश नीतियां देखनी है। भारी उद्योग और सार्वजनिक मंत्रालय ये भी नहीं करेगा, विद्युत मंत्रालय का इसका कोई कनेक्शन है नहीं, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति की अनुशंसा पे इसका स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फेरवानी समिति की सिफारिश पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई थी, और यह भारत का सबसे बड़ा वित्तीय व्यापार है या बाजार है, जो दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजार में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शेयर बाजार को सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर बाजार में निवेश कर सकें। सन 1994 में एनएसई पहली बार भारतीय शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखत जारी करने की क्या समय सीमा दी गई है? ये आपको दी गई है 60 दिन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो रीरा का पूर्ण रूप हो जाएगा रियल स्टेट रेगुलेटरी रियल स्टेट, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, रियल एस्टेट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी आप देख सकते हैं लिख भी रहा है। ठीक है, रीरा का पूर्ण रूप फुल फॉर्म हो जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इसका गठन सन 2016 को हुआ था, और इसका इसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और हितों की रक्षा जागरूकता का प्रचार करना इसका कह सकते हैं कि मुख्य कार्य था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गंतव्य आधारित टैक्स कहा जाता है? ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये आपका हो जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसका अगर देखिए कर प्रणाली आपके कह सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का एक सीधा साधा पॉइंट है, सीधा सा पॉइंट है, तो आपको टैक्सेशन पढ़ के जाना है। जीएसटी भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी की जो अवधारणा थी वो कहाँ से आई थी? आपकी कनाडा से। भारत में जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो था वो आपका हो जाएगा असम। ठीक है, भारत में कौन से राज्य ने सबसे लास्ट में जीएसटी को लागू किया था वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 50, इनकम टैक्स
जो अधिनियम है 1961 के संबंध में डीटीएए का पूर्ण रूप क्या है? डीटीएए, डायरेक्ट टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन असेसमेंट एग्रीमेंट, असेसमेंट अवॉइडेंस। आप देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक संधि है और जिस पर दो देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। एक देश को एक आकर्षक गंतव्य बनाने के साथ साथ अनिवासी भारतीयों को कई बार करों का भुगतान करने से राहत पाने के लिए सक्षम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ तक हमारे हो गए हमारे लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक है? तो आज हम यहीं तक रखेंगे और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल के वीडियो में करवाने वाले हैं। चूँकि अर्थव्यवस्था एक थोड़ा कह सकते हैं कि बोरिंग टॉपिक है, इस वजह से हो सकता है आपको समझ में ना आए पर फिर भी आप ये हमारे जो 2-3 वीडियोज़ हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित ये आप डेफ़िनेटली करके जाइएगा। क्योंकि अभी तक आपने देखे होंगे हमने 50 क्वेश्चन करवाए और अगर आपने पढ़ाई की है, कितनी भी पढ़ाई की है फिर भी आप मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कर पाए होंगे 50 में से। तो अगर आप 50 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। और अगर सिलेक्शन चाहिए चूँकि इस बार पिछली बार से ज़्यादा या कह सकते हैं कि आप 3 या 4 गुना तक ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपको सर जो तैयारी है वो भी उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद।